शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति बनेगा भी एमपी यहां से, उसकी मजबूरी होगी, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी होगी कि सबसे पहले ख्याल रखना मुस्लिम कम्युनिटी का ख्याल रखना, उनकी तरफदारी करना। यहां से जीते हुए शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डेमोक्रेटिक होगी, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी जो है वोटर्स की वो मुस्लिम कम्युनिटी। अच्छा, जो चीज हमें कमजोर तबकों को, SC STs को, OBCs को और माइनॉरिटीज को लड़वाने के लिए की जा रही है, जहानत इसी बात की होती है, ज़हीन आदमी वही होता है, ज़हीन लीडरशिप वही होती है, जो हमला हम पे कराया जाए उसका तोड़ उसी के अंदर से निकाला जाए, जो हमला करने की साजिश है, जो जहर डाला जा रहा है उसी को दवाई में कन्वर्ट कैसे किया जाए, यही अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और ये मुश्किल काम नहीं है, उन्होंने एक चाल चली शतरंज की विसात पे, हमें उस बुलडोजर शेड्यूल ट्राइब के ऊपर सबसे ज्यादा चल रहा है, सबसे ज्यादा जमीनें और घर अगर किसी के छीने जा रहे हैं, तो ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये सिर्फ मुस्लिम गैदरिंग जो है उसमें बोल रहा हूं मैं, खास तौर पे ये, हालांकि वैसा इसरार मैं करता नहीं हूं, लेकिन मुनीस साहब से मैंने इसरार किया था कि सिर्फ इसमें मुस्लिम ही आना चाहिए। आए हैं आप, लेकिन मैंने इनसे इसरार ये किया नहीं हो, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूं आने के लिए, आ जाए, लेकिन मैंने इसरार यही किया था कि मैं ये मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी बुलडोजर का शिकार, जमीन छीने जाने का शिकार मुसलमानों से कहीं ज्यादा है शेड्यूल ट्राइब। ये बात आप लोगों को समझनी है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी वाले मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उनके साथ बलात्कार, उनके लोगों, औरतों के साथ बलात्कार इस देश में सबसे ज्यादा हो रहा है। ट्राइबल एरियाज में आप जाके किसी जगह भी देखो, उनकी जमीनें सबसे ज्यादा छीनी जा रही हैं, उनका हर हक सबसे ज्यादा छीना जा रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट का उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद आता है मुसलमानों का नंबर, और ये बात सच है। इसको जो भी पढ़ा लिखा इंसान है रिसर्च कर ले, आप लोगों को ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अब ये तीन, अभी सिखों को खालिस्तानी बनाने का आरएसएस ने बहुत बड़ी साजिश कर रखी है, और उस पर हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में खर्च कर रहे हैं आरएसएस के लोग सिखों को खालिस्तानी बनाने। मैं सिखों के लिए बहुत ज्यादा केसेस भी लड़ रहा हूं, और जो उनके सबसे बड़े एक लीडर हैं जगतार सिंह हवारा साहब, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा, जिनको लाखों लोगों ने एक इज्तिमा करके अपना जत्थेदार अकाल तख्त का पब्लिक ने इकट्ठा करके जिनको चुना था, तो मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि सिख कम्युनिटी इस देश की आरएसएस के हर एक आदमी से ज्यादा वफादार है, बहुत ज्यादा वफादार। आरएसएस वाले गद्दार हैं इस देश के। तो ये है, उसी तरीके से क्रिश्चियंस को, उसी तरीके से बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों को, उनको भी गद्दार बताते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर माइनॉरिटीज के लोग और ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के लोग ही एक गठजोड़ बन जाए तो हम 46% होते हैं। ओबीसी के लोग जो हैं उनका गला जो है वो तलवार से नहीं काटा जा रहा है, मोटा सा इंजेक्शन जो भैंस के लगता है ना या घोड़े के लगता है, उस इंजेक्शन से उनका खून निकाला जा रहा है, तो उनको दर्द जो है हम लोगों से कम होती है। ये ओबीसी के साथ हो रहा है। तो ओबीसी समाज के लोगों के पास अगर हम तीनों एक हो जाएं, SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को, ये सबके हालात कमोबेश एक जैसे हैं, तो ओबीसी कम्युनिटी के पास दो रास्ते बचेंगे, फिर दो पॉलिटिकल फ्रंट्स बन जाएंगे, एक सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी का और एक ये SC ST और माइनॉरिटी का। तो ये ओबीसी के ऊपर बात होगी, क्योंकि हमारी तरफ आएंगे वो तो हमारे तो भाई हैं, बहन हैं, उधर जाएंगे तो उनका जो दर्जा है वो शूद्र का, वो तय करेंगे। हमारे पास भाई और बहन, वहां शूद्र, तो कहां जाएंगे इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं।
लेकिन बुनियादी जो ढांचा बनेगा वो ऐसे बनेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज। अब आज के मुद्दे पे मैं आ जाता हूं। जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, और सच्चा दोस्त, सच्चा हमदर्द वो होता है जो अगर कोई बात सही बोली जा रही है तो उसको हाँ में हाँ तो मिलाए, लेकिन अगर कोई बात गलत बोली जा रही है तो उसको रोके। सच्चा दोस्त और हमदर्द, हमारी कुर्बानियों का समझ लीजिए आप तब होगे, हमारी जितनी भी मेहनतें हैं उनके सच्चे दोस्त और सच्चे हमदर्द आप तब होगे अगर कोई बात हम बोलें और आपको लगता है वो सही नहीं है तो उसको दुरुस्त करें। लेकिन तनकीद अच्छाई के लिए होनी चाहिए, तनकीद के लिए नहीं होनी चाहिए कोई किसी मकसद से, सिवाय इसके कि इसमें फायदा होना चाहिए। उसके अलावा जो तनकीद की गई होती है वो बुरी होती है। अच्छी बात ये होती है कि हर एक, कोई भी किसको आप अपना रहनुमा मानते हो, दोस्त मानते हो, लीडर मानते हो, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर एक इंसान की ये होती है कि उसका हाथ पकड़ के उसको गलत काम करने से रोके। ये नहीं हो रहा है, इसीलिए सारी खराबियां हो रही हैं। एक आखिरी बात कह के मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा। हमारे लीडर्स कैसे बनते हैं डेमोक्रेसी में? इस डेमोक्रेसी में लीडर्स कैसे बनते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टीज में जाके, अब ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन कर देता हूं, माफ कर दीजिएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर की चमचागिरी करके ऐसे ही लीडर बनते हैं। अब वो अच्छा है या बुरा है, किसी एक बड़े नेता का पसंदीदा बन जाता है, कैसे भी। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, तरीकों पे मैं नहीं जा रहा। एक तरीका जो ये भी हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता हो और लोग उसको पसंद करते हैं और लोग उसके साथ हो। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं रहा आजकल। वेव चलती है, उसमें एक्स वाई जेड और अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ABCD, किसी को टिकट मिलती है वो जीत जाता है। इससे खराबी आ रही। दूसरी, मेरे पास पैसा आ गया किसी भी तरीके से, अब मैं बड़े बड़े होर्डिंग लगवाऊंगा, हाथ जोड़ के, कोई सलाम करके, कोई ये करके, कोई वो करके, और उसके होर्डिंग्स हम देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं गली गली। ये लीडर है? ऐसा होता है? लीडर है वो? पोस्टर छपवाए जेब से पैसे खर्च करके, सब जगह लगवा दिए, और हमारे एक जो ओजस्वी प्रधानमंत्री है उनसे भी ज्यादा लगवा दिए। वो भी अपना सारा टाइम और सारा पैसा देश का इसी काम पे खर्च करते हैं। 80 करोड़ लोगों को गरीब रखने की जिम्मेदारी ले रखी है उन्होंने अगले 5 साल तक। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने की गारंटी दे रहे हैं वो। एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट। अरे भाई, तुम इतने ही अच्छे हो तो ये बताने की क्या जरूरत पड़ रही है लाखों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? सब लोगों को जिसको फायदा हो रहा है वो तुम्हें ऑटोमेटिक वोट देगा? देगा नहीं देगा? ये एडवर्टीजमेंट करने का मतलब फ्रॉड होता है। तो जो इंसान अपने पोस्टर जेब से पैसे खर्च करके लगवा रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये आदमी लीडर नहीं होगा हमारा, दुनिया में किसी को लीडर बना ले। ये पहली बात समझ लें। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर आपने अमल करना शुरू कर दिया बहुत फायदा होगा इससे। यही आदमी लीडर नहीं होगा जो इतने पैसे खर्च करके अपना पोस्टरबाजी और ये होर्डिंगबाजी कर रहा है। क्यों कर रहा होगा? वो खिदमत करने के लिए। ऐसे लोग तो फिर आज के दौर में आ जाएं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खिदमत करने के लिए और ये बताने के लिए कि खिदमत मैं ही कर सकता हूं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है कोई, उसके नाम पे तो कांटा पहले ही लग जाना चाहिए। असल में डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, निजाम है, वो ये होना चाहिए। ये इंसान हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे समाज में, हमारे एरिया में मेहनती है, बहादुर है, समझदार है, हिकमत अमली को जानता है। बुजदिली का नाम हिकमत अमली नहीं होता कभी भी। जो बुजदिली को रिप्लेस करना चाहते हैं हिकमत अमली से, वो मुनाफिक होते हैं। हिकमत अमली जो सुलह हुदैबिया का और बहुत सारे जिक्र किए जाते हैं, वो विक्ट्री के लिए थे, लड़ाई, जंग जीतने के लिए, जंग जीतने के लिए।
कॉम्प्रोमाइज करके पीछे हटने के लिए मुनाफिकत होती है, वो हिकमत अमली नहीं होती। बुज़दिली का रास्ता इख्तियार करने के लिए तो जो हिकमत अमली को जानता है, बहादुर है। पहली शर्त इस वक्त ईमान की और बहादुरी की है। अगर किसी का ईमान पुख्ता नहीं है, वो आपका लीडर नहीं हो सकता। आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, भूल जाएं। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें मजहब ऐसा मिला हुआ है जिसमें सारी प्रैक्टिकल जानकारी भी है और रूहानी जानकारी भी है। लेकिन मजहब को हम ठीक से अमल नहीं करते, उसका छवि इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रूह का इस्तेमाल नहीं कर रहे मजहब, इसीलिए भी कमजोरी आ रही। इंसाफ और बराबरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। रोजे, नमाज, हज, ज़कात, ये सब तो हमारे अपने फायदे की चीजें हैं ना, अपने फायदे के लिए ये तो कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का जो हुक्म है इंसाफ और बराबरी के लिए, तुम्हें जद्दोजहद करनी है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये ऐसे लीडर्स को चुन के लाना चाहिए, जबरदस्ती करनी चाहिए कि अगर मुफ्ती मुनीस ऐसे इंसान हैं जो बहादुर हैं, पहली शर्त, ईमानदार हैं, दूसरी, तीसरी कि वो हिकमत अमली जानते हैं, ज़हीन है, तो इनको जबरदस्ती करके, मैं इनका एग्जांपल नहीं देना चाहिए यहाँ पे, फिर इनके घर के बाहर आपको धरना लगाना चाहिए कि आपको इलेक्शन लड़ना है, कल को हमारा, समझ रहे हैं आप? और ये कि नहीं, ऐसा आदमी नहीं है कहेगा, ये बता दूं मैं आपको, ऐसा आदमी एक्स हो, वाई हो, ए बी सी डी, वो तो कहेगा भाई मैं तो अल्लाह के लिए काम करूं, मेरा क्या लेना देना है इन सबसे, मैं एमपी बनूं, मल्ले बल्ले बनूं, नहीं बनूं। ये ऐसा आदमी नहीं होगा जो मुझे विधायक बना दो, मैं आसमान से तारे तोड़ के तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा। ऐसा आदमी ये कहेगा यार छोड़ो, मैं तो जो कर पा रहा हूं, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है मैं अब भी कर रहा हूं, एमएलए एमपी बन के। ऐसे आदमी को पकड़ो, ढूंढो, जबरदस्ती करके उसको लीडर बनाओ। पहला जो मैं आपके बीच में आया हूं, पहली चीज तो ये। अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहां वोट जो पड़ते हैं ना, रॉ में पड़ते हैं। माहौल बना, और हम मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये है कि भाई कौन बीजेपी को हरा रहा है, बस बस बस, ये सच है। अब वो इंसान चाहे इलेक्शन जीत के बाद में अपनी पार्टी को गाली दे के उस पार्टी से निकाला जाए और फिर बीजेपी में चला जाए, राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को ही वोट दे दे, इतनी जहानत है हम लोगों में। हो रहा है नहीं हो रहा है? हरा के क्या हो गया? कुछ नहीं। जो डेमोक्रेसी का निजाम है वो ये है कि एमपी एमएलए हमारे नौकर हैं, हमारे काबू में रहेंगे, हमारे वोट से जीत के जा रहा है तो वो करेंगे जो हम चाहेंगे। वो कैसे होगा? वो करने का तरीका यह है कि एक जगह से 17% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो, चलिए मुस्लिम्स की भी बात कर लेते हैं, मुस्लिम यहाँ तो 15%, 14.5 पौने 15% जो 2011 के सेंसस से है। ये वोट कहां देना है, कैसे पता लगेगा किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कहां देना है, किसको देना है, कौन सही रहेगा, कौन लॉन्ग टर्म में सही रहेगा, कौन शॉर्ट टर्म में सही रहेगा, ये कैसे पता लगता है आम आदमी को? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कैसे पता लगता है? लाखों लोग हैं, उनका जहन एक जगह कैसे मिलता है? कैसे स्ट्रेटेजिक वोटिंग कर सकते हैं? और स्ट्रेटेजिक वोटिंग कोई चोरी नहीं है, स्ट्रेटेजिक वोटिंग हक है डेमोक्रेसी में हर एक ग्रुप का अपने हकूक हासिल करने के लिए। वोट ही तो सबसे बड़ी चीज है, उसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कोई भी, उसका इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी टेक्निक है डेमोक्रेसी को, देश को और हमारे निजाम को मजबूत रखने की। इसमें कोई हम बैकफुट पे नहीं होने चाहिए, हम कोई अपोलोजेटिक नहीं होने चाहिए। और पॉलिटिक्स सबसे अच्छी चीज है, उसके लिए भी हमें अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स क्योंकि गंदे लोग आ गए तो इसलिए पॉलिटिक्स का नाम खराब हो गया है। पॉलिटिक्स तो सबसे अहम चीज है, सबसे जरूरी चीज। जो पॉलिटिक्स नहीं करेगा उसको मुल्क में पहले दर्जे का नागरिक रहने का ही अधिकार नहीं। और पॉलिटिक्स का मतलब यही नहीं होता कि इलेक्शन लड़ो और जीतो, इलेक्शन लड़वाओ और जिताओ, वो पॉलिटिक्स है। तो ये कैसे पता लगता है कि हमें इस आदमी को वोट देने से हमारी पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा, इलाके को फायदा होगा,
देश को फायदा होगा, स्टेट को फायदा होगा, ये पता करने का कोई निजाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये निजाम अगर बनेगा तो अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्स वाई जेड, आरएसएस और बीजेपी को तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद इसलिए भी बार बार देता हूं, एक ही चीज के लिए आजकल तो पॉलिटिक्स में कम से कम उन्होंने, और यूपी में एक कम्युनिटी है उन्होंने तय कर रखा है मुस्लिम्स के अलावा भी, हमें आरएसएस और बीजेपी को ही वोट नहीं देना। बस सबसे बड़ी जहानत का काम ये इस वक्त है, क्योंकि ये देश तोड़ना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है मेरी तो यही वजह है, ये देश तोड़ना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं चाइना के हाथों, और बेच भी दिया हमें। यही सबसे बड़ी दुश्मनी है हमारी आरएसएस और बीजेपी। तो एक कम्युनिटी ऐसी है और एक और कम्युनिटी है, और कुछ ट्राइबल एरियाज है, उन्होंने तय कर रखा है वोट हम किसी को दे दें लेकिन आरएसएस और बीजेपी को नहीं दें। कुछ ट्राइबल एरियाज में, यूपी में एक कम्युनिटी है, और मुस्लिम पूरे देश में। तो अब बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग अगर कोई एक ऐसा निजाम बनेगा एक जगह से, तो नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये जो फला फला साहब है, ये ईमानदार है, हम इस आदमी को इतने सालों से बरत चुके हैं, आप अपनी पार्टी से इसे टिकट दीजिए, तब तो हम वोट दे रहे हैं, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सा बाय बाय टाटा। जिस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी एमपी एमएलए लाने होंगे वो करने पे मजबूर होगा या नहीं होगा, और आपके अंदर का आदमी है, आपके द्वारा एक तरीके से सेलेक्टेड, तो वो आपकी बात ज्यादा सुनेगा, या जो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बॉस हूं, मेरी किसी भी तरीके से खुशनुदी हासिल करने के लिए जो मैं आप पे मुसल्लत करूंगा। जब ये निजाम बन जाएगा तो जो भी लीडर बनेगा वो किसकी चमचागिरी ज्यादा करेगा, आवाम की या अपने लीडर्स की? और आवाम की चमचागिरी ज्यादा करेगा तो उसकी ग्रिप आवाम पे रहेगी, क्योंकि टाइम ज्यादा देगा यहां। और पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा इसलिए होगा, ये उनके भी लॉन्ग टर्म में फायदा है कि ऐसे मजबूत लोग जीत के जाएंगे जो आइडियोलॉजिकली जहनी तौर पे उस पार्टी के मानने वाले होंगे, फिर चाहे उनको पैसे मिले या धमकी मिले, वो छोड़ेंगे नहीं पार्टी को। तो इससे ऐसी सभी पार्टियों का भी फायदा होगा, क्योंकि आमतौर पे क्या हो रहा है, पैसे देके बहुत सारे लोग टिकट ले आते हैं, चमचागिरी करके टिकट ले आते हैं, वो 1 मिनट में चले भी जाते हैं। तो ये सबके फायदे की बात है, ये निजाम बनाना कि किसके कहने पे वोट देने, और इससे एक जहती भी बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक साथ वोट भी देना चाहते हैं कंफ्यूज होंगे ना। अभी कोई एक्स को समझ रहा होगा ये ज्यादा मजबूत पार्टी है, कोई वाई को समझ रहा होगा, कोई एक दिमाग तो बन नहीं सकता ना लाखों लोगों का, जब तक कि एक जगह से अनाउंस ना किया जा रहा। तो इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं ये मैं जानना चाहता हूं। एक पार्टी को नहीं, एक पार्टी की बात ही, मैं किसी पार्टी की बात करने नहीं आया हूं यहां पे, मैं ये कहने आया हूं कि वोट एक जगह से डिसाइड होने चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म से डिसाइड होने चाहिए। ए को जाए, बी को जाए, सी को जाए, डी को जाए, या किसी को भी नहीं जाए, एक जगह से डिसाइड होने चाहिए। ये बात में कितना दम आपको लगता है ये समझे पहले, हाथ उठा के बताएं अगर सब लोग इत्तेफाक रखते हैं तब। एक प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म। ये कोई मैं अपनी जाति मंतख नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपको डेमोक्रेटिक निजाम जो भारत के संविधान का है उसकी रूह से सारी बात बता रहा हूं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाना सबसे अहम बात है अगर आपको मुल्क बचाना है और देश बचाना है। जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, आपके जो बख्तर है ना, बख्तरबंद जो होता है, जो ढाल होती है, जो आपकी हिफाजत के लिए ढाल है, उसमें छेद ही छेद रहेंगे। पॉलिटिकल बात बता रहा हूं, जैसे ही ये बन जाएगा, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। तो इस तरह की मीटिंगें पूरे मुल्क में हो रही हैं हमारे,
और एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है इस चीज पे। और यहां से भी मैं आप लोगों से इसीलिए हाथ उठा के बात कहलवा रहा हूं, तो एक बार फिर हाथ उठा के बात बताएं आपके ये इत्तेफाक रखते हैं सभी इस बात से या नहीं रखते। इसके लिए कमेटी बने और वो एक प्लेटफार्म पर जाएं सारे मुस्लिम वोट। अभी तो ये हो रही है ना, उसका भी रास्ता निकाला जाए। मुस्लिम की बात नहीं है, शेड्यूल कास्ट भी उसी तरीके से उनके भी प्लेटफॉर्म बनने चाहिए, तब कम्युनिटी टू कम्युनिटी बात होगी ना। एक जगह बैठ के मुल्क की हुकूमतें तय होंगी। हम तो यहाँ आज मुस्लिम की बात हो रही मुस्लिम आए है, आज मुस्लिम की बात हो रही इसमें आदिवासी जोड़ेंगे, पिछड़े जोड़ेंगे, है। एससी मगर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शुरुआत कहीं से तो होनी है। अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे फायदा होगा। अब ये लोग बेईमान ना हो, पहले ऐसे होता था, हमारे कुछ रहनुमा थे जो कि फतवा देते थे और वन साइड, आज भी है आज और रहते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। वो नहीं, अभी सवाल जवाब होंगे, मैं बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। जी जी, आ जाइए, आगे आ जाइए आप। बात पैदा मत करो। ये जरूरी है ना, ये आगे आए आप, आगे हैं ना, आगे नहीं। इससे मैंने खुद कहा है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे आए, उनको बुरा मत कहें, उनको बुरा मत कहें, ये अच्छा काम कर रहे हैं, आगे आए आप आगे आए। प्लेटफॉर्म पहले था, सही था गलत था मैं नहीं कह रहा हूं। अगर वो लोग उतनी ताकत इस्तेमाल करके, अब ये भी ध्यान से सुन लीजिए, सही रास्ते पे ले जाते तो आज ये हालत नहीं होती जो हालत है। ये भी बात साफ है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। सही बात है, सही बात है। 15% वोटों की ताकत रखने के बाद अगर ये हाल है तो कयादत की गलती है। जो इसको आज मान ले तो आज ठीक है, कल मान ले तो कल, 10 साल बाद मान ले तो फिर 10 साल बाद भी ठीक यही रहेगी। कयादत की कमी है आजादी के बाद से और आज तक है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। बस मेरी बात मुख्तसर यही तमाम है। और जो अब अहम काम है, इस बात से कौन लोग इत्तेफाक रखते हैं वो बाद में बोलेंगे। इसको कैसे न्यूट्रल बनाना है, जो बात सबसे अहम है कि ये प्लेटफॉर्म भी बन के बेईमानी ना करे। हाँ, यस, ये बेईमानी ना करे। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है जो अभी कही गई है, हाथ पकड़े। चाहे आज मेरा जो भी व्यकार थोड़ा बहुत है, हाथ पकड़ के हर एक को बोले कि बेईमान हो तुम। उसका सबसे बड़ा रास्ता ये है। हर आदमी को डर होना चाहिए, मैं इतना सा रास्ते से भटका तो मेरी वो फजीयत होगी कि मैं शायद अपने घर में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। यह सबसे जरूरी है। इस वक्त कोई ऊपर नहीं है। हमारी गर्दनें तलवार रखी हुई है गर्दनों पे। जो इस बात को नकार रहा है वो बेईमान है, चोर है, आरएसएस का एजेंट है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई भी बेईमानी करेगा उसको मनसब से उठा के जमीन पे लाके बेइज्जत किया जाएगा, वो आरएसएस का एजेंट है। इस बात से मैं नहीं हट सकता। किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है जो पीछे जाके आरएसएस से मिल ले और हमसे आके कह के मैं दामद बरकाता हूं। उसको मनसब से उतार के जमीन पे लाने का काम जब तक नहीं होगा, हम लोगों का बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क होगा। हमारे लोगों की प्यार की वजह से कोई भी दामद बरकाता हुआ है तो वो हम लोगों के प्यार, दुनिया जानती है कि कुर्बानी देने करोड़ों लोग आ जाएंगे, इस वजह से दामद बरकत। सरकार जूते की नोक पे रख रही है सबको इस वक्त। सही कह रहे। अगर हम ये लिहाज करेंगे शक्लों का, छवि का, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। छवि का नहीं, ईमान का लिहाज होना चाहिए। जिसमें ईमान नहीं है, जो आरएसएस से जाके बात करने को तैयार है वो बेईमान है। और इसके लिए मैं बहस करने को तैयार हूं पूरी रात पूरा दिन। उन लोगों को समझाओगे जो चाइना के घर 4000 किलोमीटर जगह दे चुके हैं, उनको जाके ये समझाओगे कि नहीं मुसलमान बहुत अच्छे आदमी है, तुम उनके साथ बुरा मत करो। जो बात करता है आरएसएस से, जो बीजेपी से बात करता है वो बेईमान है। सीधी बात है और कोई बात ही नहीं है। लाइन खिंच के बात होगी। हम कम है क्या? 85 नहीं 88% है अब तो बिहार के
सेंसस ने बता दिया। बात क्यों करनी है उनसे? बायकॉट करना है आरएसएस और बीजेपी का, बात नहीं करनी है। बहुत बढ़िया। तो उसका तरीका भी यही होगा। और एक तरीका यही है, इज्जत किसी की नहीं है, किसी भी मनसब पे बैठा हो इज्जत नहीं है, इज्जत उसके कामों से है। ये रास्ता है उसका, जो सवाल आपने पूछा। 2 मिनट में कान पकड़ के जमीन पे बिठा दिया जाएगा कहीं भी हो, और ये करना पड़ेगा।